सबको दे दे। डोर क्लोज कर दीजिए। सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले में अब हम लोग लास्ट पोर्शन में आ गए हैं। यहाँ हम लोग पहला काम करेंगे, दोनों के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। कंपैरिजन में क्या होता है, जो सिमिलरिटी है उसको भी लेकर आते हैं, जो डिफरेंसेस है उनको भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग का अभी हेडिंग होगा द हाँ ये एंड हो रहा है, कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। बात नहीं, देखिए कभी भी हम जब कंपैरिजन करें, डिफरेंसेस लिखें या सिमिलरिटी लिखें किसी दो या दो से अधिक में, तो इसको 3 कॉलम या 3 से अधिक कॉलम में बांटिए। पहले कॉलम में रखेंगे एट्रीब्यूट्स, यानी कौन से रेस्पेक्ट में है ना हम लोग उसके सिमिलरिटी या डिफरेंसेस को जज कर रहे हैं, तो उनको हम लोग पहले रखेंगे। पहला कॉलम हो जाएगा एट्रीब्यूट, और यहां 2 है तो एक तरफ रख दीजिए माइटोसिस और एक तरफ रख दीजिए मियोसिस। तो भाई सीरियल नंबर 1, टाइप्स ऑफ सेल्स टेकिंग अप। ये कहने का मतलब है कौन से सेल्स माइटोसिस और कौन से प्रकार के सेल्स मियोसिस टेकअप करेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस तो सभी प्रकार के सेल्स टेकअप करते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेल्स। सोमैटिक and to increase numbers the gamete producing cells। गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऐसे सेल्स हो गए जिनका आउटकम आएगा गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। ठीक है, तो वो भी सेल्स अपना नंबर बनाने के लिए, टू इंक्रीज नंबर, अपना नंबर बनाने के लिए माइटोसिस करेंगे। यानी माइटोसिस एक यूनिवर्सल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि दुनिया के हर तरह के यूकैरियोटिक सेल्स परफॉर्म करता है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स में हम लोग चल रहे हैं, प्रोकैरियोट में इसकी बात नहीं होगी। माइटोसिस एंड मियोसिस आर फॉर द यूकैरियोटिक सेल्स, नॉट फॉर द प्रोकैरियोट। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है वो होता है प्रोकैरियोट्स के लिए, उसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल्स के प्रोसेस को, सेल डिवीजन का भूल गए इतना जल्दी, एमाइटोसिस या फिर बाइनरी फिशन। ओके, और ये ओनली बाय द गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। जो सेल्स गैमेट प्रोड्यूस करेंगे उनमें ये डिवीजन प्रोसेस होता है। सीरियल नंबर 2 नोट कर लीजिए, तब तक हम दूसरा एट्रीब्यूट सोचे।
हो गया। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया जाएगा सब तरह के सेल्स द्वारा, और ये केवल और केवल गैमेट प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स पर कंप्लीट साइकिल। माइटोसिस के द्वारा कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे एक साइकिल के बाद? 2। और मियोसिस कंप्लीट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हो जाते हैं 4, 4। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। पूरा कीजिए, तब तक अगला एट्रीब्यूट। हो गया ये सेकंड वाला। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, मियोसिस में 4। अब आगे देखिए, कहता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर कंप्लीट प्रोसेस, यानी माइटोसिस को एक बार 1 टर्न कंप्लीट होने में कितने साइकिल की आवश्यकता है? ओनली 1, है ना। एक साइकिल में ये कंप्लीट हो जाता है एक बार का प्रोसेस। लेकिन मियोसिस, इसे 2 साइकिल लगते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, इसे 2 साइकिल चाहिए। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। इधर वही एट्रीब्यूट्स, इधर माइटोसिस, इधर मियोसिस। सीरियल नंबर 4, द नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर डॉटर सेल with respect to their mother cell। जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर और उनके मदर सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर है उनमें क्या कंपैरिजन मिलता है? माइटोसिस पे मिलेगा सेम या इक्वल, एंड देयरफॉर it is called as equational division। और इसमें हाफ, मदर सेल की तुलना में डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, एंड सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। इसीलिए इस डिवीजन प्रोसेस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। सीरियल नंबर 5,
purpose of performing the cell division. कौन से कारण से माइटोसिस किए जाएंगे और कौन से कारण से मियोसिस किए जाएंगे? माइटोसिस करने का कारण है रिपेयर ऑफ ब्रोकन टिश्यू, increase the number of cells, replace the older cells. इन कारणों से माइटोसिस किए जाते हैं. मियोसिस ओनली वन पर्पस, फॉर प्रोडक्शन of gametes. गैमेट प्रोडक्शन के लिए इसे परफॉर्म किया जाता है. देयर इज ओनली वन पर्पस. सेल्स का नंबर किस में जा रहा है? माइटोसिस मतलब नंबर किससे बढ़ेगा? आउट तो माइटोसिस से नंबर बढ़ता है, मियोसिस से नहीं. तो उसमें 2 था, इसमें 4 था. हाँ, लेकिन अपने जीवन काल में एक ही बार मियोसिस कर पाएगा, और ये फॉर टाइम अनलिमिटेड. इसीलिए नंबर इंक्रीज करने के लिए मियोसिस नहीं माइटोसिस किया जाएगा, क्योंकि माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितने इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है वो सेल में इंटैक्ट है. इसमें हाफ हो गया, फर्दर हाफ होगा तो ये गायब हो जाएगा, ये एबनॉर्मल हो जाएगा. ये पॉइंट लिख देते हैं. हाँ, लिख लीजिए. बात करते हैं तो वो बहुत. फिर वो क्या लिखें? कहाँ पर? पर्पस, PURPOSC. जोड़ लीजिए, हालांकि ये सिंपल है. सीरियल नंबर 6 टाइम्स a cell can do the cell division. कोई सेल माइटोसिस कितनी बार कर सकता है, मियोसिस कितनी बार कर सकता है? तो ये अनलिमिटेड टाइम्स. जब तक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट रहेगा, जब तक उसके अंदर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन या डैमेज नहीं होगा, ये माइटोसिस कीप ऑन कर सकता है. मियोसिस वंस इन द लाइफ ऑफ द सेल. सेल अपने जीवन काल में केवल एक ही बार मियोसिस करता है, नॉट फर्दर एनीमोर. कीजिएगा. अब देखिए, कंपैरिजंस तो हो गए. अब एक और छोटा सा चीज है, चेक पॉइंट्स. ये चेक पॉइंट्स या इसी को रेगुलेटरी पॉइंट्स हम लोग कहते हैं. चेक पॉइंट्स है रेगुलेटरी पॉइंट्स इन सेल साइकिल. ये कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए चेक पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप चेक पोस्ट के साथ कंपेयर करके देखिए. तो चेक पोस्ट क्या है? एक शहर से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए जो मतलब बैरिकेटिंग रहता है, जहां पे चेक किया जाता है कि सारे पेपर सही हैं कि नहीं.
जो आ रहा है वो सही आदमी है, उसकी आइडेंटिटी सही है, या जो जा रहा है उसकी आइडेंटिटी सही है कि नहीं, कहाँ रहता है, क्या है, नहीं है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, क्या नेचर है, ये सारा चीज पता करके फिर उसको अलाउ करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हर पॉइंट टू पॉइंट चेक होगा। ये देखा जाएगा कि ये सेल जो आगे के स्टेज में जा रहा है, कितने स्टेजेस हम लोग को दिखे, इंटरफेज और एम फेज। फिर इंटरफेज में 3 है, G1, S एंड G2, और एम फेज में कितना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, उधर 4, टोटल 7 फेजेस हैं, है ना। तो इसमें ये चेक करना ज्यादा जरूरी होता है कि एक फेज से दूसरे फेज में जा तो रहा है सेल, लेकिन उसका प्रॉपर तैयारी है या नहीं। मान लेते वो प्रिपेयर्ड नहीं है और उसे प्रोमोट करके आगे के स्टेज में भेज दिया गया, वो डेफिनेटली डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो उससे बेहतर है उसे वहीं रोक दिया जाए। जैसे होता है ना, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, वो स्टैंडर्ड 7 से स्टैंडर्ड 8 में जाने का फाइनल एग्जाम दिया। तो फाइनल एग्जाम क्यों लिया गया, ये जज करने के लिए कि उसका 7th का सिलेबस आता भी है कि नहीं। अगर उसे 7th का सिलेबस एवरेज लेवल पे आता है तो भी उसे 8th के सिलेबस पढ़ने के लिए हम लोग इजाजत देते हैं, है ना। अदरवाइज उसे हम क्या करेंगे, 7th में ही रोक लेंगे, नहीं, उसको अभी उतना नॉलेज नहीं हो पाया कि 8th के सिलेबस को समझ सके। तो हम लोग दूसरे तरीके से हार्श वे में कहते हैं ये फेल कर गया। फेल क्या मतलब, ही इज नॉट एबल टू डू द जस्टिस विद द स्टैंडर्ड 8 सिलेबस बिकॉज ही इज नॉट नोइंग द 7th। ठीक उसी तरीके से सेल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं, G1 में क्या होना है, S में क्या होना है, G2 में क्या होना है, और G1 से S में जाने के लिए S की तैयारी होनी है, S से G2 में जाने के लिए फिर G2 की तैयारी होनी। तो कहने का मतलब है कि हर स्टेज में अगले स्टेज का तैयारी होता है। तो हम प्रिपेयर्डनेस देखते हैं, हम नहीं, मतलब सेल अपना प्रिपेयर्डनेस देखता है और उसी को चेक करने के लिए उसमें चेक पॉइंट्स लगे। ठीक है, तो अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है अगले स्टेज में जाने के लिए तो उसे वही रोक दिया जाए। अब ये रोकने का गार्जियनशिप करेगा कौन, इसके लिए 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक को कहते हैं साइक्लिन, ये एक प्रोटीन है, और दूसरा प्रोटीन है CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। याद रहेगा, एक है साइक्लिन और दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, 2 तरह के प्रोटीन्स हैं। फिर साइक्लिन के बहुत सारे टाइप्स हैं, CDK इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइक्लिन पर्टिकुलर टाइप ऑफ CDK के साथ ये जज करता है कि इस स्टेज से अगले स्टेज में जाने लायक सेल है या नहीं, है ना। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, हम लोग उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, सुपरफिशियली देखेंगे और उन चेक पॉइंट्स को डिटरमिन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहां पे रुक सकता है, क्या पर्पस होगा वो देखिए। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देंगे कि देयर आर 2 प्रोटीन्स, साइक्लिन एंड CDK, फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, which in different combinations determine that cell is prepared or not to proceed to the next cycle। ये साइक्लिन और CDK अलग अलग कॉम्बिनेशन से, है ना, ये चेक करते हैं कि क्या सेल का प्रिपेयर्डनेस है या सेल का प्रिपेयर्डनेस अभी नहीं है अगले साइकिल में प्रोसीड करने के लिए। जब तक इसको लिखिए हम थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
देखिए, बनाइएगा बाद में, पहले देख लीजिए। यहां से यहां तक ये है इंटरफेस। इस फेज में क्या होना है? डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। और एम फेज में क्या होना है? सेल डिवीजन। यहां पे एक चेक पॉइंट होगा। इस चेक पॉइंट का नाम है G1 to S। ठीक है, ये चेक पॉइंट से सेल पास कब करेगा? जब डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी G1 फेज में हो चुकी है। ओनली देन द सेल विल बी अलाउड टू पास फ्रॉम G1 to S। ठीक है, अब है दूसरा चेक पॉइंट S से G2। अब बोलिएगा डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया, फिर रोकने का मतलब, चेक पॉइंट लगाने का मतलब, इसलिए क्योंकि यहां पर चेक होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं। हम डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए सेल को इजाजत दे दिए, अब इसने ऑनेस्टली डीएनए रेप्लिकेट किया कि नहीं, कि उसमें एब्नॉर्मेलिटी रह गया, कि कुछ डीएनए छूट गए, कि टूट गया, उसमें डैमेज हो गया, क्या स्टेटस है, ये देखने के बाद इसे एस फेज से G2 फेज में जाने का परमिशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो चेक पॉइंट है, इसमें चेक होगा चेक फॉर प्रिपेयर्डनेस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पे चेक होगा प्रिपेयर्डनेस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस चेक पॉइंट का नाम G2 नहीं, S से G2 ना, S to G2। और यहां चेक किया जाता है चेक टू C, प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन occurred or not। अब अगला चेक पॉइंट है G2 to M। ठीक है, तो आप समझ ही पा रहे हैं यहां पे क्या चेक किया जाएगा? चेक टू C प्रिपेयर्डनेस फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जो चीजें चाहिए वो पूरा हुआ या नहीं, ये चेक किया जाता है G2 टू M फेज ट्रांजिशन पॉइंट पे। ठीक है, और एक छोटा सा चेक पॉइंट होता है यहां मेटाफेज पे। ये मेटाफेज इस बात को चेक करता है, यहां पे जो चेक पॉइंट है वो ये देखता है कि क्रोमोसोम्स आर प्रॉपरली अलाइंड एट द इक्वेटर और नॉट। यहां पे ये चेक किया जाता है प्रिपेयर्डनेस कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिड लाइन पर खड़े हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मिड लाइन पे नहीं खड़े हैं और उन्हें पुलिंग फोर्स एक दूसरे से अलग करना चाह रहा है, मेटाफेज याद है ना, जो क्रोमोसोम रहता है फ्लावर पेटल शेप में और उसके उस शेप में जो एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या?
सेंट्रोमेयर, उस सेंट्रोमेयर को दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और इस पोजीशन पे स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है, सेंट्रोमेयर बीच से स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड स्टेटस वापस क्रोमेटिन स्टेटस पे चला जाता है, ठीक है। ये पर्पस होना है सॉल्व यहां पे। अब अगर सेंट्रली अलाइन नहीं हुआ, ठीक है, तो सेंटर से या तो दाएं या बाएं शिफ्ट किया हुआ होगा। वैसी स्थिति में सेंट्रोमेयर है ना, उस पर जो फोर्स लगा रहा है दोनों, जो लंबा धागा होगा उसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उतना अगर नहीं लगा पाया तो लंबा धागा उससे छूट जाएगा। नतीजा सोच रहे हैं क्या होगा, वो क्रोमेटिड स्टेटस में ही किसी एक पोल की तरफ चला जाएगा। समझ गए, क्रोमेटिड स्टेटस में एक पोल की तरफ चला गया तो दूसरे तरफ तो एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, एक तरफ ज्यादा रहेगा और एक तरफ कम हो जाएगा। तो ये चीज नहीं हो, इसीलिए ये चेक पॉइंट बहुत जरूरी है। समझ गए। तो ये 4-5 जगह हैं। पहला ये हो गया, दूसरा चेक पॉइंट ये हो गया, तीसरा चेक पॉइंट ये हो गया और चौथा चेक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। नोट कीजिए। डिफरेंट रेगुलेटरी checkpoints in a cell cycle. Different regulatory checkpoints in a cell cycle. अब ये टॉपिक ओवर, चैप्टर भी ओवर। ठीक है, तो हम लोग मूव करेंगे कुछ क्वेश्चंस करके, है ना, अगले चैप्टर की ओर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हो चुका, नेमिंग हो गया। अब आइए, ये क्वेश्चन है, ये दिखा रहा है, ये सेल साइकिल है, ठीक है, किसी एक सेल का सेल साइकिल है। ऑफ कोर्स माइटोसिस देख के ही समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है इसे हम दो भाग में बांटे, दिस इज इंटरफेस एंड दिस इज एम फेज, ठीक है, यहां तो सब हम लोग जानते ही हैं। अब बोल रहा है क्या, इंटरफेज में n इक्वल टू 20 है, कब, जब वो सेल डिप्लॉयड है और इसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 40 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है यहां एम फेज में n इक्वल टू क्या होगा। पहले क्वेश्चन बनाइए, मतलब इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसका आंसर सोचिए। हैप्लॉइड डिप्लॉयड वाला कॉन्सेप्ट दिए थे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसे हैप्लॉइड कहेंगे और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड कहेंगे, और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर ऑफ n यूज करते हैं। जैसे अगर डिप्लॉयड है
तो हम लोग लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म इज 2n, तो उसका सेल भी क्या होगा 2n। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो हम लोग लिखेंगे n। ठीक है, ये यूनिवर्सल नोटेशन है। कहीं पे भी बायोलॉजी में 2n या n लिखेंगे या 3n लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ये ट्रिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड। ठीक है, तो यही फ्रेम है, यही क्वेश्चन है कि डिप्लॉइड स्टेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 40 है, तो यहां पे n इक्वल टू 20, यहां पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए। माइटोसिस में किसी भी स्टेज में सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, टेम्पररीली एनाफेजिक स्टेज में डबल होता है, लेकिन जैसे ही टेलोफेज में आता है क्या हो जाता है, अलग न्यूक्लियस के अंदर में हाफ हाफ क्रोमोसोम जो डबल हुए थे वो फिर चले जाते हैं। तो नेचुरली न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है जितना पहले से था। इसलिए किसी भी सूरत में यहां ओवरऑल एम फेज में क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज करेगा, ओवरऑल एम फेज में नहीं करेगा, जितना लेकर आया था उतना ही रहेगा। इसलिए यहां भी एन का वैल्यू क्या होना चाहिए 20, और सेल डिप्लॉयड अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, जो आप डिफरेंसेस टेबल बनाए हैं माइटोसिस और मियोसिस का, उसमें देखे होंगे माइटोसिस में कभी भी डॉटर सेल्स और मदर सेल के बीच में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का वैल्यू बराबर रहता, सेम रहता, इसीलिए इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, पहले इतना ड्रॉ कीजिए। अब देखिए पूछ रहा है यहां, इन दिस एडजेसेंट फिगर
A is mitosis, B is meiosis, A is meiosis, B is mitosis. Which is or are correct? अब एक एक पर सोचिए और जरा थॉट दीजिए तो किसको माइटोसिस के लिए चुने, किसको मियोसिस के लिए चुने। एक्स एक्सिस टाइम है, टाइम बाउंड फेनोमेना है, समय के साथ सेल डिवीजन होता है, समय बढ़ रहा है तो सेल भी अपना डिवीजन प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है। और इधर है वाई एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डीएनए यानी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि किस पैरामीटर पे, कौन से पैरामीटर पे ये सही सही बैठेगा। माइटोसिस पे कौन फिट बैठेगा, मियोसिस पे कौन फिट बैठेगा। देखिए 2 मिनट ट्राई कीजिए, नहीं बने तो फिर तो बताएंगे ही। देखिए दोनों ही सेल ए और बी अपना जर्नी कहां से शुरू कर रहा है, 2C से। इसका मतलब क्या है, वो डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम कंटेंट डबल है। अगर एन होता मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम में जितना डीएनए कंटेंट है उसको जोड़कर जितना आता वो सी कहलाता, टोटल डीएनए कंटेंट सी। अब ये एन दुगुना हो गया 2n में, तो डीएनए कंटेंट भी दुगुना होगा ना। तो इसीलिए शुरुआत इसका जब 2n है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डीएनए भी 2n होगा। ठीक है, अब देखिए इंटरफेस पार करते करते एस फेज में आएगा। एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो डीएनए कंटेंट डबल होगा तो 2n से बढ़ के 4n होगा, दोनों ही 4C अटेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर माइटोसिस होता है तो 4C को फिर 2C पर लेकर आता है, क्योंकि वो जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग होते हैं, तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाएगा, डीएनए कंटेंट आधा हो जाएगा। तो 4C का आधा कितना हो गया, 2C। यानी डॉटर सेल्स में 2n क्रोमोसोम और 2C डीएनए लेके जाएगा, दोनों डॉटर सेल 2n क्रोमोसोम और 2C डीएनए के साथ रहेगा। नहीं, देखिए ऐसे समझिए, ये एक सेल है, एक ही क्रोमोसोम से चलते हैं, ऐसे है। ठीक है, ये एस फेज में आया, अब ये क्रोमेटिड बन गया। अब यहां देखिए, अच्छा हम लोग को डिप्लॉयड लेके चलना है ना, तो ये अलग है, ये अलग है, राइट। तो अभी कितना है क्रोमोसोम, 2n। ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम, दोनों एक दूसरे का भाई भाई होमोलोगस है, तो 2n है। अब इस क्रोमोसोम से ऐसे बना तो बगल वाले क्रोमोसोम से ऐसे बनेगा। अब देखिए तो डीएनए कंटेंट इसमें कुछ है, डीएनए कंटेंट इसमें कुछ है, टोटल मिला के कितना होगा, 2C होगा। होमोलोगस है तो इसमें जितना डीएनए उतना ही इसमें डीएनए ना, तो 2C होगा ना। अब प्रत्येक अपना क्रोमोसोम का डीएनए डबल कर लिया,
तो यहां से 2C दिख रहा है, यहां से 2C दिख रहा है, टोटल कितना दिख रहा है 4C, लेकिन n कितना है 2n ही है ना, और यहां भी n कितना है 2n ही है। अब इस फेज के बाद जब ये एनाफेज में आएगा, एनाफेज में ऐसे होता है ना, अलग हो गया, और ये चला जाएगा इस न्यूक्लियस में, ये चलाएगा इस न्यूक्लियस में सेल डिवीजन के बाद, माइटोसिस के बाद। तब देखिए तो 2 क्रोमोसोम लेके चला था, वापस आ गया, 2 क्रोमोसोम लेके चला था, वापस आ गया। अब डीएनए कंटेंट 2n इसका भी, डीएनए कंटेंट 2n इसका भी, तो ये 2C और ये 2C बन जाएगा फिर से। टाइम देखे हैं, आइए टाइम देखे नहीं थे क्या, दरवाजा लगाइए। अब देखिए गेट बंद की। अब यहां देखिए, इसी चीज को अगर ग्राफ में प्लॉट करके हम लोग देखें, 4C तक गया, ये वाला 4C तक गया, और ये वापस कहां पर आके आया 2C, वापस 2C पे आ गया। तो B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइटोसिस को। तो B माइटोसिस होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहां देखिए, मियोसिस जब होता है तो मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्रोमेटिन मटेरियल एक्सचेंज करके अलग होते हैं, लेकिन वो क्रोमेटिड स्टेट में रहता है मियोसिस 1 के बाद। और मियोसिस 2 के बाद क्या स्थिति होता है, ये क्रोमेटिन स्टेट में आता है, क्रोमेटिड से क्रोमेटिन स्टेट में आएगा मियोसिस 2 में। तो सोचिए, क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हो जाएगा, यानी 2 लेकर चले थे, अब चारों डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम, तो चारों डॉटर सेल में जब एक क्रोमोसोम, तो डीएनए कंटेंट कितना, हाफ हाफ। तो देखिए तो उतर के कहां आ गया, हाफ स्टेट में आ गया। 2C लेकर चला था, C में रह गया, तो ये क्या बताएगा, ये मियोसिस। इसलिए यहां हमें 2 स्टेटमेंट सही मिल रहे हैं, B हो जाएगा माइटोसिस और ये हो जाएगा मियोसिस। और समझ गए, एक्सप्लेन हो गया, पूरा कीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले तो ये जाने फ्लावरिंग प्लांट्स किन्हें कहेंगे। सीधे तरीके से कहिएगा, दोज प्लांट्स व्हिच गिव अस फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है, लेकिन बायोलॉजी में ऐसे प्लांट्स को जिनमें फ्लावर आते हैं, सभी प्लांट्स में फ्लावर नहीं आएंगे, है ना। तो जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं उनके लिए एक टर्म है, वो है एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स अनदरली कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। यानी हम लोग को जिनके बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में स्टडी करना है, उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम लोग पहले प्लांट्स का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन कर लें। ठीक है, आते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को दो भाग में बांटा गया है। यह है नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और दूसरा होता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं या दो टाइप में प्लांट्स को बांटा गया है दो ग्रुप में। एक है जिसमें सीड प्रोड्यूस होगा, दूसरा जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता। जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता उन्हें हम लोग कहते हैं एस्पर्मेटोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट, ए मतलब एब्सेंट और स्पर्मेटो सीड यानी सीड एब्सेंट प्लांट्स और इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। मतलब निकाल ही लीजिएगा, स्पर्मेटो सीड, फाइटा प्लांट। ठीक है, अब स्पर्मेटोफाइटा को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा को दो पार्ट में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सबके बारे में एक एक कमेंट। थैलोफाइटा रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट। बस एक बैग जैसा बॉडी है जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, इसका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा इनसे थोड़ा बेहतर है। दे हैव रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें रूट की तरह काम करने वाले, स्टेम की तरह काम करने वाले और लीफ की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू रूट और स्टेम और लीफ। एक्चुअल में नहीं है पर उसकी तरह काम करते हैं। इसमें तो वो भी नहीं था। ठीक है, और टेरिडोफाइटा ये पहला है। दे हैव ट्रू रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, इस तरीके से ए स्पर्मेटोफाइटा को हम लोग बांटते हैं। अब स्पर्मेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो स्पर्मेटोफाइटा में कॉमन फीचर है कि दे हैव ट्रू रूट, स्टेम, लीफ। इतना तो होगा ही, वहीं तक आ गया तो ये तो धारण करेंगे ही उन्हें। पर इसमें क्या होता है, सीड विदाउट कॉवर यानी फ्रूटलेस। तो फ्रूट की संज्ञा किसे दी जाती है, किसे कहते हैं फ्रूट? वो कॉवर जो सीड को ढक के रखे उसे फ्रूट कहते। ठीक है, तो इसमें सीड तो प्रोड्यूस होगा लेकिन विदाउट द फ्रूट, विदाउट द कवर। इसीलिए इन्हें नेकेड सीडेड प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं।
और एंजियोस्पर्म्स इसमें होगा सीड विथ कवर ऑफ फ्रूट एंड हैव फ्लावर्स। तो ये इन पांचों में 5 प्रकार के प्लांट्स हमें दिखे, इन पांचों में इकलौता ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसके पास फ्लावर होगा, रूट स्टेम लीफ होगा और ये सीड को भी फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज हमारे नजर में एक कंप्लीट प्लांट। हम लोग जिसे प्लांट कहने का मतलब समझते हैं, फल होगा, फूल होगा, बीज होगा, है ना, रूट स्टेम लीफ होगा, वो सारी चीजें इसमें हैं। सो दिस इज द रीजन एंजियोस्पर्म्स को हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट मानते हैं। और हम लोग को जिसका एनाटॉमी पढ़ना है वो है ये। नाउ वी कम डाउन टू द एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो क्या स्टडी करेंगे? टिश्यू लेवल स्टडी करेंगे, ठीक है। We do the tissue level study in it. To identify its different structures with function। एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चरल स्टडी। पर उस इंटरनल स्ट्रक्चरल स्टडी को कंपनसेट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग को टिश्यू लेवल पे जाना होगा, क्योंकि किसी भी टिश्यू का प्रॉपर्टी हमें पता है। तो अगर टिश्यू कौन से टिश्यू से मिलकर बने अगर ये पता चल जाए तो उसका प्रॉपर्टी भी पता चल जाएगा। जैसे हमारा हाथ, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्किन दिखाई दे रहा है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसमें बोन है, इसमें मसल है और इसमें नर्व्स हैं। तो नर्व क्या करेगा? सेंसेशन देगा। ब्लड सप्लाई क्या करेगा? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराएगा, फूड देगा, वेस्ट ले जाएगा। बोन इसको क्या कर रहा है? एक ढांचा दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है। मसल्स इसको मूवमेंट दे रहा है और स्किन इसको कवर करके रखा है। तो अगर इस तरीके से हम लोग हाथ का स्टडी करते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज द एनाटॉमी ऑफ आवर हैंड। समझ गए? अब टिश्यू कैसे अरेंज है, कौन सा टिश्यू कहां पर है, जब टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर लेवल पे स्टडी चला जाएगा तो उसे कहेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हर एक टिश्यू के बारे में इंडिविजुअली जब हम पढ़ने लगेंगे देन इट विल बी हिस्टोलॉजी। और टिश्यू का कलेक्टिव फंक्शन अगर देखेंगे, अंदर में किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे अरेंज है, दिस इज एनाटॉमी। अंतर समझ में आ गया? बहुत बार लोग एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के बीच में ओवरलैप करते हैं। जैसे वहां देखिए, समझने के लिए हम लोग जिस लेवल पे गए वहां ओवरलैपिंग है, लेकिन थॉरो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी एनाटॉमी। बात समझ गए? तो हम लोग अपना स्टडी कौन से लेवल पे रखेंगे? इस लेवल पे रखेंगे, वो चीज देख लेंगे। गॉट इट? नोट कर लीजिए तब आगे बढ़ें। अब हम लोग अगला काम करेंगे, जो प्लांट टिश्यूज हैं इनको क्लासिफाई करेंगे। तो पहले ये जाने टिश्यूज क्या होते हैं। They are group of similar or different cells that combinedly perform a function।
टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स सिमिलर टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं, डिसिमिलर टाइप के भी सेल्स हो सकते हैं, पर उनका उद्देश्य क्या है, क्यों वो एक साथ एक्युमुलेट हुए, एक ग्रुप में आए, क्योंकि उन्हें मिलकर कोई एक काम करना। सो उनका जो एग्रीगेशन है वो एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए हुआ। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू को क्या लगता है, सिंगल सेलुलर सेल्स में टिश्यू हम लोग को कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्यों? उनका लाइफ ही सिंगल सेलुलर है, तो कभी भी एग्रीगेट होंगे नहीं, और अगर हुए तो वो सभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म गिने जाएंगे, है ना। लेकिन टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दिखेंगे, क्योंकि ढेर सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसलिए टिश्यू किसका प्रॉपर्टी होगा? मल्टी सेलुलर्स का। तो आप एक बात बताइए, क्या प्रोकैरियोट्स कभी मल्टी सेलुलर हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे। रीजन, उनका सिंगल सेलुलर ही लाइफ होता है। यूकैरियोट्स हो सकते हैं, ठीक है। इट इज द organization found in multicellular organisms। तो ऑफ कोर्स यूकैरियोट होंगे, लिखने का जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि यूकैरियोट्स में ही मल्टीसेलुलर कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। इन्हें दो भाग में बांटा जा सकता है। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। टिश्यू दो प्रकार के होंगे, एक होगा प्लांट टिश्यू और एक होगा एनिमल टिश्यू। तो बोलने का जरूरत नहीं है, एनिमल टिश्यू एनिमल में मिलेगा, प्लांट टिश्यू प्लांट में मिलेगा। तभी हम लोग फिलहाल प्लांट टिश्यू से कंसर्न रखते हैं, एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन करके छोड़ देंगे, जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। प्लांट टिश्यू ये प्राइमरीली होते हैं दो तरह के, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक होते हैं फिर दो तरह के, प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम को दो पार्ट में बांटा गया है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए ये 9th लेवल पे था, पर हम लोग वहां से इसको लेकर आ रहे हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम ये होते हैं लैटेरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू इसको दो पार्ट में बांटते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल को फिर बांटते हैं तीन पार्ट में, बताइए। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में बांटते हैं, जाइलम, फ्लोएम। दिस इज द प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन, नोट कर लीजिए। एनिमल में तो चार ही होते हैं, और चार में बहुत सारे सब टाइप्स हैं।
चार epithelium, muscular, epithelium, connective, muscular and nervous. 4 tissues.